Hi Shriram. So today we are going to discuss the question answer of the novel Rebecca. Okay. So in the previous video we will discuss a question, and in this video we are going to discuss two questions. The first one is the character of Maxim de Winter, and the second one is Mrs. Danver as both antagonist and symbol in this novel. So without wasting time, let's get start. So the character of write a character sketch of Maxim de Winter in Rebecca. Maxim de Winter is one of the central figure in Daphne du Maurier's Rebecca, and his character combines charm, mystery, and moral complexity. तो बेसिकली हमके इसके कैरेक्टर में क्या क्या देखने को मिला है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक सेंट्रल फिगर है क्योंकि इसमें नैरेटर, रेबिका और उनके हस्बैंड, ये तीनों ही सेंट्रल फिगर है क्योंकि एक लड़का दो लड़के से शादी किया तो ऑब्वियसली वो लड़का सेंट्रल फिगर ही होगा। और एंड हिज कैरेक्टर कॉम्बाइंस, उसके कैरेक्टर में क्या क्या होता है? चार्म होता है, मिस्ट्री, उस वो बहुत सारा मिस्ट्री और बहुत सारा सीक्रेसी छुपाया हुआ होता है, एंड मोरल कॉम्प्लेक्सिटी। सो एट द मास्टर ऑफ मैंडली, ही इज़ पावरफुल एंड एरिस्टोक्रेट, क्योंकि वो मालिक है मैंडली का, इतना बड़े मेंशन का, तो ऑब्वियसली वो एरिस्टोक्रेट तो होगा ही, एंड ही इज़ ऑल्सो पावरफुल। ओके, येट ही इज़ ऑल्सो डीपली ट्रबल्ड बाय द पास्ट, बट फिर भी वो बहुत अभी भी अपने पास्ट से निकल नहीं पाया, वो अभी भी अपने पास्ट के लिए बहुत स्ट्रेस में है, बहुत प्रॉब्लम फेस करता है, मतलब मेंटली वो अभी भी उसी में है। हिज पर्सनैलिटी एंड एक्शन सेव द कोर्स ऑफ द नोबल एंड इन्फ्लुएंस द नैरेटर ट्रांसफॉर्मेशन। सो इसका जो कैरेक्टर है वो नैरेटर को, जब नैरेटर के ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करता है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल उसे लगता है कि वो रेबिका से प्यार करता है, तो दैट्स वाई वो फील करती है कि वो अनवर्दी है और वो सुसाइड करने का ट्राई करती है, बट फाइनली जब उसे पता चलता है कि वो उसके लाइफ में इम्पॉर्टेंट है, तो वो अपने आप में कॉन्फिडेंस पाती है कि वो अब फाइट कर सकती है। सो हिज ब्रॉड साइलेंस, सॉरी, हिज पर्सनैलिटी एंड एक्शन सेव द कोर्स ऑफ द नोबल। उसी उसी पे पूरा, मतलब उसके पर्सनैलिटी और एक्शंस पे पूरा नोबल बेस्ड है, क्योंकि जितने सीक्रेसी है, जितने भी सीक्रेट्स हैं, वो सीक्रेसी है वो सारे उसने ही छुपाए हुए हैं, जितने मिस्ट्रीज है वो सब उसी से खुलेंगे। एट फर्स्ट मैक्सिम अपीयर एज अ रोमांटिक फिगर ऑफ अ फेरी टेल। फर्स्ट जब स्टार्ट होता है नोबल में, जब बताती है जो नाइटर है वो अपना 20s बताती है, उस टाइम जो मैक्सिम है वो एक रोमांटिक फिगर की तरह अपीयर होता है, जो कि फेरी टेल से आया होता है, जो हमारी नाइटर है उसको अपने साथ ले जाने के लिए। When the young unmarried narrator meet him in Monte Carlo, he is wealthy, sophisticated and attractive. जब हमारी नैरेटर मिलती है मैक्सिम से, तब वो यंग होता है और अट्रैक्टिव होता है, वेल्दी होता है और सफोस्टिकेटेड होता है। His sudden proposal of marriage seemed like the beginning of the dream. वो suddenly 2 week of courtship के बाद ही वो propose कर देता है और ऐसा लगता है कोई ड्रीम स्टार्ट होने वाला है। Yet even in this early scene, he is presented as affluent and secretive. बट प्रेजेंट जो अर्लियर सीन है उसमें भी जब उसे दिखाया जाता है, ऐसे लगता है उसको देख के कि वो बहुत कुछ सीक्रेसी अपने अंदर छुपाया हुआ है, सजेस्टिंग दैट ही कैरी हिडन बर्डन्स। हमें लगती पहले से ही लगता है कि उसने बहुत सारे हिडन बर्डन्स छुपाए हुए होते हैं अपने अंदर। देन ऐसा लगता है कि उसने बहुत सारे सीक्रेट बर्डन छुपाए हुए हैं, मतलब उसके दिल में अभी बहुत सारे बर्डन है, बहुत चीज़ों का, उसको गिल्ट बहुत चीज़ों का भी है। His brooding silence and mood swing contrast sharply with the narrator innocence, setting the tone for their unequal relationship. और इस बर्डन की वजह से उन लोग का रिलेशनशिप भी बहुत ऊपर नीचे चल रहा होता है, क्योंकि वो बहुत कोल्ड बिहेव करता है नैटर के लिए, तो नैटर को लगता है कि वो अब तक अपने पास्ट वाइफ से ही, उसकी एक्स वाइफ से ही प्यार करता है, और वो उसके लिए बस एक, मतलब वो गिल्ट में है कि उसने वो नैटर से क्यों शादी किया, ऐसा उसे लगता है कि जो मैक्सिमम उसे पसंद नहीं करता, और वो अभी रिग्रेट करता है कि मुझे नैटर से शादी नहीं करना चाहिए था। एज द स्टोरी अनफोल्ड, मैक्सिम कॉम्प्लेक्सिटी बिकम क्लियरर। जैसे धीरे धीरे स्टोरी आगे बढ़ता है, मैक्सिम का जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्लियर होने लगता है। ही इज़ नॉट द परफेक्ट रोमांटिक हीरो। वो कोई परफेक्ट रोमांटिक हीरो नहीं है, किसी रोमांटिक फिल्म का वो हीरो नहीं है।
द narrator imagine but a man haunting by रेबिका, बट ये एक ऐसा आदमी है जो रेबिका से हॉन्ट हो रहा है, मतलब जो कि उसके पास्ट वाइफ है, उसके मेमोरी से वो हॉन्ट हो रहा है, उसके गिल्ट फियर में वो भी है। For much of the novel, the narrator assumed that Maxim adores Rebecca. Most of the novel में 90% टाइम, जो फर्स्ट में जब से ये उनका रिलेशन स्टार्ट हुआ है, नैरेटर को लगता है कि जो मैक्सिम वो अडोर करता है, वो रिस्पेक्ट करता है, वो प्यार करता है रेबिका से, विच मेक्स हर फील इनसिक्योर एंड इन्फेरियर, जिस वजह से उससे इनसिक्योर भी फील हुआ और ऐसे भी लगा है कि मैं बहुत इन्फेरियर हूँ, बहुत ख़राब हूँ, रेबिका शायद बहुत अच्छी है, मैं बहुत ख़राब हूँ, अपने आप को बहुत इन्फीरियर समझिए। However, when Maxim confessed that he hated Rebecca and eventually killed her, this his true character is revealed. लेकिन जब मैक्सिम कन्फेस करता है कि वो नेविका से बहुत हेट करता है, रेविका से, और उसी ने उसको किल किया है, उसे मारा है, तब उसका ट्रू नेचर जो है वो रिवील्ड होता है, पता चलता है हम लोग को। ही इज़ शोन एज अ विक्टिम ऑफ रेविका क्रुएलिटी। वो एक विक्टिम है रेबिका क्रुएलिटी, क्योंकि रेबिका सारा क्रुएलिटी उस पर की है, उसको टॉर्चर किया, उसे मैनुपुलेट किया है, बट ऑल्सो अ मोरली फ्लॉन्ट मैन हु रिस्टोर्ड टू मर्डर रैदर देन फेस स्कैंडल। और वो एक उसको एक देख सकते हैं कि मतलब होता है नज़रिया, तो हम ये नज़र से भी उसे देख सकते हैं कि वो एक विक्टिम है जो रेबिका के क्रुएलिटी से मतलब परेशान था, और हम ये भी सोच सकते हैं कि वो एक मोरली गिरा हुआ इंसान था जिसको मर्डर करना ज़्यादा बेटर लगा स्कैंडल में फंसने से। ओके, क्योंकि जो उसकी वाइफ है रेबिका, उसने क्या कहा था कि ये बच्चा मेरे मेरे बॉयफ्रेंड का है, जैक का, और मेरा है, लेकिन तुम्हें उसे एक्सेप्ट करना होगा। तो ये सब स्कैंडल में, और अगर तुम लोगों को बोलोगे कि नहीं ये क्या बोलते हैं, तुम अगर सबको सच बताओगे तो लोगों को वो चीज़ नहीं, लोग सोचेंगे तुम पागल हो गए, तुम गलत बोल रहे हो, क्योंकि लोग हमेशा उसका रिस्पेक्ट करते हैं और लोगों के सामने वो बहुत अच्छी है। तो ये सब चीज़ की वजह से वो वो जो स्कैंडल्स, जो लोग उसके बारे में र्यूमर्स फैलाएंगे, उसके बारे में जो बातें होंगी, उससे अच्छा उसे लगा कि वो अपनी बीवी को मार ही देना। तो हम एक मॉरली गिरा हुआ इंसान भी उसको समझ सकता है। द कन्फेशन चेंज देयर हिज रिलेशनशिप विद द नरेटर। लेकिन ये जो उसने कन्फेस किया कि उसने वाइफ को किल किया है, इस चीज़ ने उसके और उनकी वाइफ के रिलेशन को बहुत चेंज कर दिया। इंस्टेंट ऑफ रिमेनिंग डिस्टेंट, मैक्सिम रिलाइज ऑन हर सपोर्ट एंड लॉयलिटी, क्या लॉयलिटी, ओके। सो वो पहले तो उससे दूर रह रहा था ना, बहुत कोल्ड बिहेव कर रहा था, क्योंकि उसके दिल पे बर्डन था, लेकिन अब जब वो बता दिया तो मैक्सिम जो है वो टोटली डिपेंड हो गया उसके सपोर्ट और उसके लॉयल्टी पे, क्योंकि अगर वो उसे सपोर्ट, मतलब बेसिकली वो तो टूटा हुआ है, अब उसको भी तो चाहिए कि कोई उसे सपोर्ट करे, और साथ में अगर क्या बोलते हैं, रेबिका लॉयल नहीं रही और जाके इसको बता दी पुलिस को, तो फंस जाएगा, तो इसलिए वो टोटली इस पर डिपेंड है। द नाइटर इन टर्न ग्रोज मोर कॉन्फिडेंट, और नाइटर इस चीज़ से बहुत कॉन्फिडेंट हो जाता है कि उसका पति उससे प्यार करता है, ना कि रेबिका से। टेकिंग ऑन अ स्ट्रॉन्गर रोल इन देयर मैरिज, और वो क्या करती है, एक स्ट्रॉन्ग रोल निभाती है, जब उसे पता चल जाता है, वो क्या करती है, पहले जो लड़की बहुत शाय बिहेव करती है, वो बोलती है कि नहीं, सब चीज़ अपने हिसाब से करो, मतलब मेड को, मिसेस डैनवर को, उसे कहती है कि आप जैसे करे करो, मैं सब में कोई इंटरफेयर नहीं करूँगी, बट बाद में वही बोलती है कि सब कुछ चेंज होगा, वो अपने हिसाब से चेंज करवाते हैं। तब मिसेस डैनवर बोलती है कि रेबिका मैम ऐसा नहीं करती, तो बोलती है ये रेबिका का नहीं, ये मेरा घर है। तो वो उस चीज़ से बहुत कॉन्फिडेंट भी हो जाती है। मैक्सिम vulnerability humanized him, but his crime complies the reader's sympathy. He is both a man wronged by a manipulative wife and a criminal who escaped justice. सो मैक्सिम को हम दो तरीके से देख सकते हैं। वो एक ऐसा आदमी है जिसके साथ उसकी मैनिपुलेटिव वाइफ ने गलत किया है, और ये एक पॉइंट है, और ये भी एक पॉइंट है कि वो एक क्रिमिनल है जो जस्टिस से भाग गया, यानी उसने क्राइम किया अपनी वाइफ को मारने का, बट उसके लिए उसको सज़ा नहीं मिली। सिम्बॉलिकली मैक्सिम रिप्रेजेंट द वेट ऑफ द पास्ट। सिम्बॉलिकली देखें तो मैक्सिम एक ऐसा इंसान है जो अपने पास्ट को कैरी कर रहा है, वो सिम्बॉलिकली उसको दिखाया गया है कि कोई इंसान अगर अपने पास्ट को कैरी करे तो उसके लाइफ में कितना डिस्ट्रक्शन हो सकता है। ही ट्राइज टू मेंटेन मैंडरली इमेज ऑफ ऑर्डर एंड ट्रेडिशन, बट ही इज ट्रैप्ड ऑफ रेविका मेमोरी एंड बाय हिज ओन गिल्ट।
वो चाहता है क्या बोलते हैं, मेंडली का जो ऑनर है, ये ट्रेडिशन है, उसको बचाए रखे, अच्छे से लाइफ जिए। बट वो गिल्ट में और फियर में ट्रैप है, क्यों? क्योंकि उसने रेबिका को मारा था। His eventually loss of Mendeley in the fire reflect how inability to escape completely from the consequences of his action. ये जो लास्ट में मेंडली का जलना, ये शो करता है कि आप जितना भी अपने कर्म से भाग लो, आपको फल मिलेगा ही। In conclusion, Maxim de Winter is a complex character who cannot be defined as simply an hero or villain. हम मैक्सिम de विंटर को हीरो या फिर विलन सिंपली नहीं बोल सकते, ना उसे हीरो कह सकते, ना हम विलन कह सकते हैं। ही इज चार्मिंग, वो चार्मिंग था येट फ्लॉन्ट, पावरफुल येट गिल्टी, अ मैन caught by love and fear. तो मैक्सिम de विंटर एक्सप्लोर थीम ऑफ morality, secrecy, and the haunting presence of past, making him one of the most intrigued figure in gothic fiction. हम उसे अच्छा या फिर बुरा नहीं कह सकते, बट वो एक परफेक्ट गॉथिक फ्रिक्शन का कैरेक्टर था, ठीक है, क्योंकि उसमें सारे वो कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो एक गॉथिक फ्रिक्शन के हीरो में होने चाहिए। सेकेंड इज द रोल ऑफ मिसेस Danver as both antagonist and the symbol in this novel. So Mrs. Danver का कैरेक्टर इन रेबिका, मिसेस डैनवर प्ले अ डुअल रोल। रेबिका में मिसेस डैनवर डबल रोल प्ले किए, डुअल रोल प्ले किए। सी इज बॉट द एंटागोनिस्ट हु इज डायरेक्टली अपोज द नैरेटर। वो एंटागोनिस्ट का भी रोल प्ले किए जो कि नैरेटर के अपोज में थी, उसको पसंद नहीं करती थी और हर टाइम उसे फंसाने के इरादे में रहती थी। हु इज डायरेक्टली अपोज द नैरेटर एंड द सिम्बॉल ऑफ रेबिका लिंगरिंग इन्फ्लुएंस। और वो सिम्बॉल थी रेबिका का लिंगरिंग इन्फ्लुएंस का, क्योंकि पूरे नोबल में हमें रेबिका कहीं भी अलाइव नहीं दिखाई गई है, बट फिर भी उस घर में जो उसका प्रेजेंस जिंदा रखता था वो थी मिसेस डैनवर, अ हाउसकीपर ऑफ मैंडली, जो कि मैंडली की हाउसकीपर थी। सी इज फियर्सली लॉयल टू रेबिका एंड रिसेंट द न्यू मिसेस डी विंटर। वो बहुत लॉयल थी रेबिका के लिए और इसलिए वो उसे बिल्कुल नहीं पसंद करती थी, जो नई मिसेस डी विंटर आई थी उसको बिल्कुल नहीं पसंद करती थी। सी ह्यूमिलेट द नैरेटर बाय कॉन्स्टेंटली कंपेयरिंग हर टू रेबिका। वो ह्यूमिलेट करती थी, बेइज्जत करती थी जो नैरेटर है उनको, हमेशा क्या बोलते रेबिका से कंपेयर करती थी, जिससे और उन्हें इंसल्ट करती कि तुम उसकी तरह बन नहीं सकती, तुम कहाँ हो, रेबिका कहाँ थी, ऐसे करके। ओके, by constantly comparing her to Rebecca, manipulates her into wearing a humiliating costume. यहाँ तक कि जब कॉस्ट्यूम बॉल हुआ था तो वो जानबूझ के इसे एक ह्यूमिलेटिंग कॉस्ट्यूम भी पहनाई थी, जिससे कि उसका इंसल्ट हो और मैक्सिम उस पर गुस्सा हो, एंड इवन टेम्प्ट हर टू कमिट सुसाइड। और यहाँ तक उसे बोलती कि तुम्हें सुसाइड कर लेना चाहिए। दिस एक्शन firmly established Mrs. Danver as the noble human antagonist, इंटेंसिफाइंग कॉन्फ्लिक्ट एंड फियर। और ये जो इतने मतलब चीज़ें बताई जा रही हैं आपको कि उन्होंने ये सब किया है, ये एक्शन मिसेस डैनवर को इस नॉवेल में एक एंटागोनिस्ट बनाती है। और सिम्बलिकली कहा गया ना कि वो रेबिका की लिंगरिंग प्रेजेंस को वो मतलब दिखाती है। सो सिम्बलिकली मिसेस डैनवर रिप्रेजेंट रेबिका घोस्टली प्रेजेंस by presenting Rebecca's room like a shrine and speaking of her in worshipful tone. तो कैसे रेबिका के प्रेजेंस को जिंदा रखती है ना, वो उसके रूम को किसी मंदिर की तरह सजाती है और वो ऐसे बात करती है, इतना रिस्पेक्टफुल टोन से बात करती है, ऐसा लगता है कि रेबिका अभी भी उस घर में रहती है और उस घर को डोमिनेट करती है अपने मरने के बावजूद। She endures that Rebecca continued to dominate the household even after death. She also embodies destructive obsession, and her final act of burning mentally show how blind devotion to the past can destroy everything. So वो एक क्या बोलता है, वो शो करती है कि जो डिस्ट्रक्टिव ऑब्सेशन होता है, कोई भी इंसान अगर अपने पास्ट में रहता है तो उस वो कैसे सब कुछ डिस्ट्रॉय कर सकता है। यहाँ पे भी जो मिसेस डैनवर है उसने फाइनल एक्ट में मैंडली को जला दिया, और ये शो करता है कैसे कोई ब्लाइंड डिवोशन जो पास्ट को फॉलो करता है और पास्ट में ही जीता है, वो कैसे सब कुछ डिस्ट्रॉय कर सकता है।
और ये पास्ट में रहना कितना ख़राब चीज़ है। हमेशा इंसान को लाइफ में आगे बढ़ते रहना चाहिए। Moreover, Mrs. Danver highlight the Goethic theme of repressed female power. Her extreme attachment to Rebecca suggests a bond that goes beyond loyalty, pointing to hidden desire and suppressed emotion. उन लोग इतने क्लोज थे ना कि जब रेबिका डॉक्टर बेकर के पास गई थी अपना इलाज करवाने लंदन में, तब भी रेबिका ने अपने नाम से वहाँ साइन नहीं किया था, उन्होंने मिसेस डैनवर के नाम से वहाँ पे साइन किया था। उन लोग इतने टाइम से साथ रहते हुए आए क्योंकि रेबिका की जो है वो मतलब वो बचपन से उसके साथ ही बड़ी हुई है और उसके रेबिका की शादी के बाद मिसेस डैनवर उनके साथ आ गई थी मैक्सिम के घर में। सो उन लोग का बॉन्ड जो है वो बहुत लॉयल्टी, मतलब उन लोग इतना, मतलब उन लोग का बॉन्ड इतना स्ट्रांग हो गया था कि वो नॉर्मल एक मेड और एक मालिक का रिलेशन उनका नहीं था, उन लोग कुछ ज़्यादा ही क्लोज थे। तो इस वजह से वो फील करती थी कि जो मे बी वो खुद को ही रेबिका समझती थी रेबिका के डेथ के बाद। पॉइंटिंग टू हिडन डिजायर्स एंड सप्रेस्ड इमोशन थ्रू हर, ड्यू मॉरियर ड्रामेटाइज द danger of obsession and the destructive force of living entirely on the past. मिसेस डैनवर के द्वारा जो पोइट हैं मीन्स तो जिन्होंने ये लिखा है ड्यू मॉरियर, वो ड्रामाटिस्ट हमें बताते हैं कि कितना डेंजर हो सकता है और कितना डिस्ट्रक्शन हो सकता है अगर कोई अपने पास्ट को छोड़ के आगे ना बढ़े, अपने पास्ट में ही रुका रहे तो। एट द सेम टाइम मिसेस डैनवर एक्ट एज अ मिरर टू द नाइटर इनसिक्योरिटीज़, और साथ ही साथ नाइटर अपने बारे में सोचती थी कि मैं अच्छी नहीं दिखती, रेबिका अच्छी दिखती है। सो ये सब चीज़ जो मिसेस डैनवर थी वो उससे हमने एक मिरर का काम की, और मिसेस डैनवर की वजह से वो असलियत को जान पाई कि नहीं, वो जैसी है वो परफेक्ट है, और इस बात से उसे कॉन्फिडेंस मिला। और अगर मिसेस डैनवर नहीं होती तो शायद ये सब नहीं हो पाता, नैरेटर को उतना कॉन्फिडेंट नहीं मिल पाता। सो मिसेस डैनवर एक तरफ से नैरेटर को अपना कैरेक्टर ठीक करने में बहुत हेल्प भी की है। मिसेस डैनवर एक्ट एज अ मिरर टू द नैरेटर इनसिक्योरिटीज, forcing her to comfort her fear of never living up to Rebecca. In this way, Mrs. Danver is not only a villain but also a catalyst for Natter growth. मतलब नाटर के ग्रोथ में वो बहुत हेल्प की है, और साथ ही वो एक मिरर की तरह एक्ट की है जो नाटर के इनसिक्योरिटीज़ को दिखाता है और फोर्स करता है कि वो क्योंकि फर्स्ट जब गई थी वो रेबिका, उस घर में हर चीज़ रेबिका के अकॉर्डिंग था बट वो चेंज नहीं करना चाहती थी। बाद में वो खुद वो सब चीज़ चेंज की और वो ये बात समझ गई कि मैं रेबिका नहीं हूँ, मुझे रेबिका नहीं बनना है, मैं नैरेटर हूँ, वो जो है उसे वही रहना है। और इस तरह ये आंसर ख़त्म होता है। सो टेक केयर, दूसरा नोबेल आएगा, तब तक ध्यान रखिए।